नमस्कार दोस्तों, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। हमारे चैनल में हम बैंक से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो भी छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बैंक के जो कार लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि हर 15-20 दिन में कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम अक्टूबर में मैंने जो वीडियो बनाई थी, उससे पहले भी मैंने सितंबर में वीडियो बनाई थी। तो रेगुलरली खुद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बैंक के 15-20 दिन में, एक एक महीने में रेगुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अक्टूबर में कार लोन ले लिया था और पेमेंट डिसबर्समेंट करा लिया था, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हैं, तो वो उनके लॉक हो चुके हैं। आज से जो नए कार लोन के जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट आए हैं, मैं आज अब उनको आपके सामने बता देता हूँ। तो दोस्तों 20 पैसे बढ़ चुके हैं। आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उनसे 20 पैसे का ब्याज दर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। दोस्तों रेपो रेट इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, इसीलिए ब्याज दर बढ़ रहे हैं। सभी बैंकों के बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक अकेले ब्याज दर बढ़ा रही है, सबके बढ़ रहे हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, अभी सेंट्रल बैंक भी 8.25 8.35 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। आई थिंक वो भी बढ़ गया। हाल फिलहाल जो अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि स्टेट बैंक में कार लोन का ब्याज दर आज की डेट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों 1 नवंबर 2022 से नया सर्कुलर आ गया था, मेरे हाथ में है। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं आपके सामने बोल के बता रहा हूँ, और एक छोटा सा क्लिप भी लगा दूंगा जो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज, जब हम बैंक में कार लोन लेते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल देखता है। स्टेट बैंक सिबिल देखता है, अदर बैंकों में तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैनरा बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो सिबिल के बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते हैं। मेरी बात होती है सबसे, सभी हमारे मित्र हैं, एंड हमने उनकी पॉलिसीज में देखा कि वो लोग सिविल के अकॉर्डिंग तो मतलब सिविल देखते हैं, लेकिन और भी चीज़ों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर किया जाता है। एग्जैक्टली स्टेट बैंक की तरह नहीं है कि ओनली हम, स्टेट बैंक में क्या पॉलिसी है, आपकी सिविल जैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, और ये एकदम नीट एंड क्लीन स्कीम है। तो वहीं पर अदर बैंक्स जो हैं वो काफ़ी चीज़ों पे वेरी करती है, कितना लोन लेंगे, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, एंड कितनी सैलरी है, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, सिविल कितना है, और अभी कितना लोन चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर वो एक एस्टिमेटेड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। बट आपको स्टेट बैंक में ऐसा नहीं है। स्टेट बैंक की जो ब्याज दर है वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे लोग मेरे पास आते हैं, सर हम सरकारी नौकरी में हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। देखो, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप खेती किसानी करते हो, ब्याज दर सबके लिए स्टेट बैंक में सेम है, सबके लिए सेम है। कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए ब्याज दर में। कार लोन में, प्राइवेट कार लोन वाहन की बात कर रहा हूं, कमर्शियल यूज्ड कार लोन अलग डिपार्टमेंट है, अलग वर्टिकल्स में उनके अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर्ड होते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात बता रहा हूं वो है सिर्फ प्राइवेट निजी वाहन जो हम अपने लिए खरीद रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, और नई गाड़ी खरीद रहे हैं शोरूम से, यूज नहीं, कमर्शियल नहीं, टैक्सी पर्पस के लिए नहीं। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपको बताऊंगा ये नई गाड़ियों के लिए है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गलत उसमें मत लेके जाइएगा अरे यूज कार लोन के लिए भी है, नहीं। तो क्या ब्याज दर है मैं बताता हूं। तो दोस्तों सिविल स्कोर मैंने बताया कि वो बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जो सिविल स्कोर आपको रिक्वायर्ड है स्टेट बैंक में वो है 775 या उससे ऊपर। सिविल स्कोर कितना होता है, सिविल स्कोर मैक्सिमम होता है 900 और कम से कम होता है 300। सिविल स्कोर कैसे देखते हैं, हम लोग देखते हैं, साइट है सिविल की, हम लोगों के पास आईडी रहती है, उससे हम लोग आप हमें देंगे पैन कार्ड आधार कार्ड, उससे हम लोग आपका सिविल देखेंगे और आपको बताएंगे। सिविल में हमारे पास आपकी पूरी डिटेल आ जाती है, आपने जितने भी लोन लिए हैं आज तक, वो 2004 में लिए हों या और भी पहले लिए हों, 2000 में लिए हों, सभी लोन्स यहाँ पे शो करते हैं, और सिविल में अपडेटेड रहते हैं। हमारे पास 2004 का, 5 का, 6 का तो मैंने देखा है लोन, उससे पहले मुझे नहीं पता था, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि पहले अपडेट थे कि नहीं थे, पर बहुत पुराने पुराने लोन्स अभी भी सिविल पे नोट डाउन मतलब सिविल पे दिखते हैं। तो दोस्तों जो सिविल स्कोर है वो बहुत मेन चीज़ है, इसका कभी भी ध्यान रखिएगा। सिविल का अपना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सिविल खराब नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों 775 उससे ऊपर सिविल होगी तो स्टेट बैंक आपको 3 से 5 साल में 8.30 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई में, और 6 से 7 साल में 8.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
दोस्तों स्टेट बैंक कम से कम 3 साल के लिए लोन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए लोन करता है। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। तो 3 से 5 साल में जो ब्याज दर है वो 8.30 और 6 से 7 साल में 8.40। तो 10 पैसे का अंतर रहेगा। अगर आप 5 साल में और 7 साल में जाते हैं तो 10 पैसे यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल जाएगा ब्याज दर में। तो 775 से ऊपर की सिविल के लिए 8.30 एंड 8.40। 757 757 से 774 अगर आपका सिविल स्कोर है तो 8.40 और 7 साल के लिए 8.50। अब नीचे आ जाते हैं 721 से 756 8.65 8.75। 700 सिविल है और 700 से 720 सिविल है तो आपका 8.90 और 9%। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, जिनका सिविल 700 से नीचे जाएगा उनको एसबीआई कार लोन एक कंडीशन पे करेगी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं, तनख्वाह एसबीआई में आती है और सरकारी नौकरी है तो ही एसबीआई से लोन होगा कार लोन, अगर आपका सिविल 700 से नीचे है तो। अगर आपका सिविल 700 से नीचे है, प्राइवेट नौकरी है, एसबीआई में सैलरी नहीं आती है, या गवर्नमेंट जॉब है, एसबीआई में सैलरी नहीं आती है, तो आपका कार लोन एसबीआई से नहीं होगा। बिजनेसमैन केस में भी नहीं होगा, एग्रीकल्चर केसेस में भी नहीं होगा। ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो आप चाहे महिला के नाम पे लें, चाहे आप फर्म के नाम पे, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे ही नहीं। तो महिला के नाम पे भी कोई नहीं है, हैंडीकैप के नाम पे भी, हैंडीकैप भी अगर आप हैं तो भी कोई भी यहाँ पर ब्याज दर में आपको किसी भी तरह का कंसेशन नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं जिनका सिविल स्कोर नहीं है। अब सिविल स्कोर किन का नहीं होता है? जिन्होंने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है। मैंने पैन कार्ड बनवाया और मैंने कभी उस पैन कार्ड का कभी कोई इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो मेरा सिविल बाय डिफॉल्ट -1 रहेगा। तो -1 वालों के लिए बैंक में जो ब्याज दर है वो सुन लीजिए, वो 8.40 से लेकर के 8.75 तक है। 3 से 5 साल में 8.40 भी मिल सकता है, 8.65 भी मिल सकता है, और 6 से 7 साल में आपको 8.50 भी मिल सकता है और 8.75 भी मिल सकता है। तो ये तो थे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नवंबर में आ चुके हैं। इन शॉर्ट 8.30 से लेकर के 9.10 तक का यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। अगर आपकी सिविल 700 से नीचे है तो 9% एंड 9.10। दोस्तों ब्याज दर तो और भी बढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी भी अगर आपका कार लोन लेने का प्लान है तो ले लीजिए। अच्छा, दूसरा, लोग मेरे से पूछते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिक्स है? एसबीआई का कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स है। क्या मतलब हुआ फिक्स का? फिक्स का मतलब ये हुआ, मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, 8.30 मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो दोस्तों 8.30 पे ही ये 5 साल तक चलता रहेगा। बैंक के ब्याज दर से बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ेंगे भी और बाद में चल के कभी घटेंगे भी। तो ये जो ब्याज दर है आज की डेट में कंटिन्यू हम देख रहे हैं, मैं आप पिछले 2-3 महीने से देख रहे हो कि कितना ब्याज दर बढ़ गया। 7.25% का ब्याज दर था और आज की डेट में 9% तक, 9.25% तक ब्याज दर जा रहा है और भी इंक्रीज होगा। तो इस टाइम पर लोग मेरे से सलाह ले रहे हैं कि हमें फ्लोटिंग लेना चाहिए या फिक्स लेना चाहिए। देखिए एसबीआई में तो फिक्स ही है कार लोन, फ्लोटिंग का ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर ये कहो तो हमें तो फ्लोटिंग कर दो, कल को कम भी होगा तो कम लग जाएगा, तो हमारे यहाँ स्कीम नहीं है कार लोन में। हमारे यहाँ पे फिक्स स्कीम है कि फिक्स ब्याज दर है, एंड मुझे ये लगता है कि फिक्स स्कीम ज़्यादा सही है। कि अब एग्जाम्पल देता हूँ, जिन लोगों ने पहले दूसरी बैंकों से लिए थे जिनके ब्याज दर फ्लोटिंग पे थे, 7.25 पे लिया, मुश्किल से साल भर नहीं हुई है, आज ब्याज दर उनके 8.5% 9% पे पहुंच गए, तो उनको वही ब्याज दर लग रहा है आज का बढ़ा हुआ। और जिन्होंने एसबीआई से 7.25 पे लिया था वो उनका उतने पे ही चल रहा है, तो उनको तो नुकसान हुआ ना। तो एज इट इज फिक्स ब्याज दर बहुत अच्छा स्कीम है। अगर आपको सही रेट पे मिल रहा है आज की डेट में तो आप ले सकते हैं। अभी ब्याज दर कम होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर ब्याज दर जब कम होंगे तो मैं आपको इस बात की भी अपडेट यहाँ पे दे दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्री पेमेंट चार्जेस। फिक्स और फ्लोटिंग समझ में आ गया, अब प्री पेमेंट चार्जेस की बात करते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस क्या होता है? प्री पेमेंट का मतलब होता है कि बीच बीच में पैसे जमा करना। मेरे को आज मैंने 5 लाख का लोन लिया, मेरे को 1 लाख 2 लाख 50 हजार पैसे जमा करने हैं,
तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप बिल्कुल पैसे जमा कर सकते हो डे वन से। डे वन का मतलब क्या हुआ? आप मेरे पास आए, आपने सुबह 11 बजे लोन लिया, 12 बजे आपका पेमेंट दे दिया शोरूम पे, आपने गाड़ी भी उठा ली या गाड़ी नहीं उठाई या गाड़ी उठाओगे, पर एनी हाउ आपका प्लान बना कि यार मैं 50,000 रुपये का कम लोन लेना था, मेरे को 50,000 रुपये जमा करने हैं, तो सेम डे कर सकते हो आप। कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा। आपका 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया जो भी है रकम आप प्री पेमेंट के रूप में करते हैं, उसका ब्याज माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट। अब फोरक्लोजर की बात करते हैं तो बैंक कहती है फोरक्लोजर चार्जेस 2% प्लस जीएसटी इफ लोन क्लोज्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। अगर लोन लेने के 1 साल के अंदर आप लोन को बंद करेंगे तो 2% आपको पेनल्टी लगेगी, जो भी आउटस्टैंडिंग बचेगा या जो भी आउटस्टैंडिंग उस टाइम पे होना चाहिए था उसके ऊपर। अगर आप 12 किस्तें चला लेते हैं तो आप लोन बंद कर सकते हैं, 12 किस्तों से पहले लोन बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसी का आप प्रीपेमेंट पे ले लीजिएगा। तो प्रीपेमेंट कितना कर सकते हैं? 12 किस्तें छोड़ के, मतलब 10 किस्तें मेरी आती हैं, 10,000 की किस्त आती है महीने की, तो 12 इंटू 10 उतना पैसा आप छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा पूरा पेमेंट आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। इतना इजी मैं समझा रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट करना। और लोन 1 साल के बाद बंद कर सकते हैं। इतना पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते कि लोन 1 साल के अंदर बंद हो जाए, तो वो आपका पार्ट पेमेंट भी गड्ढे में चला जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी 2% की। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस मेरे दोस्तों 31 जनवरी 2023 तक के लिए यहाँ पे वेव चल रही है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। मेरे डिफेंस भाइयों के लिए तो कभी लगती ही नहीं है, उनके हमेशा ही वेव रहती है। बाकी के सभी सरकारी, प्राइवेट, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर सबके लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है, लेकिन वो जनवरी 2023 तक के लिए तो वैसे ही माफ है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी बैंक में। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहा था मैं, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा यहाँ पर। देखिए एमपी में स्टैम्प ड्यूटी अगर 50,000 रुपये का आप 50,000 से 5 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो आपको स्टाम्प लगेंगे 500 रुपये के 1,000 एमपी में। और आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 2,000 का एक 500 का 2,500 के स्टाम्प लगेंगे, एक 2,000 का आएगा, एक 500 रुपये का आएगा। और 10 लाख से ऊपर का कोई लोन लेते हैं तो 10,500 रुपये के स्टाम्प आएंगे, एक 10,000 रुपये का, एक 500 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट की। अब छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम है, एमपी में देखो, एमपी में हर चीज़ महंगी है भाई, छत्तीसगढ़ में बहुत कम लगती है। छत्तीसगढ़ में मेरी बात हुई थी तो शायद 50, 100, 150 रुपये का स्टैम्प का खर्चा है मुश्किल से, और उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं है। ठीक है, बट एमपी में बैंक का खर्चा वैसे भी नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी का है, एमपी गवर्नमेंट का खर्चा है, तो वो आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको रकम भी बता दी है कितने पे कितना स्टैम्प लगेगा। इसके अलावा गाड़ी पे 90% तक की फंडिंग हो जाती है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी गाड़ियाँ 100% स्कीम में भी अवेलेबल हैं, तो आप वो वीडियो भी मेरी एक बार चेक कर लीजिएगा जिसमें मैंने 100% स्कीम की गाड़ियां बताई हुई हैं। अदरवाइज सभी गाड़ियों पे 90% तक हम लोग जनवरी 2023 तक फंडिंग कर रहे हैं। आपको 90% किस चीज़ का? गाड़ी का एक्स शोरूम, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का आरटीओ, तीनों का जोड़ लीजिए, तीनों का 90% तक फंडिंग कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी इनकम होनी जरूरी है स्टेट बैंक में कार लोन के लिए। कम से कम महीने की इनकम 25,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब सालाना इनकम 3 लाख। अब आप व्यापारी हो तो 3 लाख से ऊपर का आईटीआर होने चाहिए 2 साल के। और आप अगर कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सबके लिए स्कीम सेम है, 25,000 रुपये मिनिमम इनकम चाहिए। एनी हाउ अगर आपकी इनकम कम आ रही है 25,000 से तो आप घर में किसी को एप्लीकेंट जोड़ सकते हैं। एप्लीकेंट और एप्लीकेंट का क्या मतलब होता है? मैं लोन ले रहा हूं तो मैं एप्लीकेंट हूं, मेरी सैलरी आती है 20,000, मेरा भाई भी नौकरी करता है, वो प्राइवेट नौकरी करता है, मैं चलो मैं सरकारी करता हूँ, मेरी 20,000 आती है, और मेरे भाई की मान लो नगर निगम में 10,000 रुपये तनख्वाह आती है उसकी, तो मैं अपने भाई को अपने साथ लोन में जोड़ लूंगा, हम दोनों की इनकम को क्लब करेंगे, तो उसमें वो को एप्लीकेंट होगा, मैं एप्लीकेंट होऊंगा, मेरे नाम पे लोन रहेगा। मैं चाहूँ तो अपने भाई के खाते से भी किस्त के लिए बोल सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो अपने खाते से भी किस्त के लिए बोल सकता हूँ। दोनों में से कोई भी ईएमआई पे कर सकता है और दोनों को मिला के ये लोन हो जाएगा। अब इसके ऊपर एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी कैलकुलेशन रहता है। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि आपको कितना लोन मिलेगा, उसकी कैसे ईएमआई कैलकुलेशन निकालना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना लोन मिलेगा, कितनी मेरी इनकम पर। उसके भी अलग अलग स्लैब हैं, तो लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप एक बार वो वीडियो भी चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितना लोन मिल सकता है।
सेम एज इट इज डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आपकी सैलरी, मैं तो नॉर्मल बताता हूँ, 2 फोटो, पैन का, आधार कार्ड, 6 चेक, 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फॉर्म 16, अगर फॉर्म 16 नहीं है तो 2 साल के कम से कम ITR रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट देने सैलरीड पर्सन को। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 2 साल के ITR, फर्म का रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट का स्टेटमेंट, पैन का, आधार कार्ड, बैलेंस शीट, P&L, ये सब आपको यहाँ पर बैंक में जमा कराना है। ये डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन के लिए है और सैलरीड के लिए ये थे। अगर आपकी सैलरी SBI में आती है तो बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट CSP अकाउंट है, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो आपको ITR और फॉर्म 16 देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दे देते हो वेल एंड गुड। अगर आपका अकाउंट CSP है, CSP किसका रहेगा? जिसकी गवर्नमेंट तनख्वाह आती है, जिसकी SBI में सैलरी आ रही है, उसकी CSP अकाउंट रहता है। अब CSP अकाउंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपका अकाउंट अभी भी CSP है कि नहीं है तो एक बार चेक करिए पासबुक पे या आपके अकाउंट पे लिखा होगा CSP अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है, ऐसी CSP अकाउंट होता है। तो CSP अकाउंट है तो एक बार चेक करिए। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस कवर रहता है, चार्जेस नहीं रहते हैं और बहुत किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगेंगे आपको, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा CSP अकाउंट होल्डर्स के लिए। DSP अकाउंट, DSP बोले तो डिफेंस वाले, जो डिफेंस सैलरी पैकेज वाले हैं उनका अकाउंट डिफेंस में रहता है। जो कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज वाले हैं उनका कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज वालों के लिए अलग स्कीम्स हैं, डिफेंस वालों के लिए अलग स्कीम्स हैं, लाइक ऐसी। और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए सेविंग खाता रहता है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ चेक करनी है। वो चेक कर लीजिए अपनी पासबुक पे आपका अकाउंट कौन सा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो अपना CSP अकाउंट कराइए, नहीं है तो, और आपको फिर फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट वैसे भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी दूसरी बैंक में आती है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देना है और फॉर्म 16 भी देने हैं, मैंडेटरी है। एनी हाउ अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 साल का फॉर्म 16 आप दे सकते हैं, और 1 साल का फॉर्म 16 के लिए फिर बैंक को एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा लोन लेने में समय लग सकता है ना। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप 1 साल का दे पा रहे हैं किसी वैलिड रीजन से तो उसके लिए ब्रांच को एक अप्रूवल लेना पड़ता है हाई अथॉरिटी से, RBO से, उसके बाद में वो लोन हो पाता है। तो दोस्तों ये थी अभी लेटेस्ट नवंबर की लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बैंक से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू एंड बाय, नमस्कार।